अब आ जाओ रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर। रजिस्ट्रेशन एक्ट को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जा सकता। रजिस्ट्रेशन एक्ट को हमेशा इन कॉन्सोनेंस मींस इन सिंक विद आपके टीपीए के साथ मेजरली पढ़ा जाएगा। टीपीए के साथ साथ आपके जितने भी और सिविल लॉज हैं उसके साथ पढ़ा जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें ये देखना है कि हमें मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिवाइड करना है। व्हाई? बिकॉज मूवेबल इज डिफरेंट, इमूवेबल इज डिफरेंट। अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ बात करनी है तो मेरे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो मैं गवर्न कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उसकी स्टैंपिंग के रिगार्डिंग, उसके डीड्स बनाने के रिगार्डिंग मुझे रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखना पड़ेगा। जो आपका ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये एज सच बहुत ही ड्राई काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट है। द रीजन बिहाइंड दैट इज सिविल मैटर्स थोड़े टेक्निकल ज्यादा होते हैं। उसमें आपको सारी की सारी ये टर्म्स पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको किसकी रजिस्ट्री होगी, किसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, कहाँ रजिस्ट्रार बैठेगा, क्या होगा, ये सब का भी आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए। ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये एक्चुअली में 5th एनैक्टमेंट है 1908 की। उससे पहले आपकी 4 एनैक्टमेंट्स और आ चुकी थी जो 1864 में थी, 1866 में थी, फिर आपकी 1871 और 1877 में आई थी। उसके बाद ये 1908 का एक्ट आया। इस एक्ट के अंदर जो डिफरेंशिएशन की गई वो ये की गई थी कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी द गवर्निंग। सो फॉर जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एप्लीकेबल। तो उसके साथ आपको क्या क्या और पढ़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के साथ? टीपीए प्लस स्टैंप एक्ट, जो आपके हिमाचल में बहुत आता है स्टैंप एक्ट। तो वो स्टैंप एक्ट आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। विद रिगार्ड टू योर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगर रजिस्ट्रेशन करानी है, जैसे आप रजिस्ट्री कराते हो, आरसी लेके आते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आते हो, तो वहां पे भी ये गवर्न करेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट इसके साथ हम टीपीए नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ हम सोगा पढ़ेंगे। प्लस हम वहां पे जीएसटी देते हैं। ध्यान रखा करो, कोई भी आपका एक आर्टिकल होता है जिसको आप खरीदते हो गुड्स के रूप में, मे बी और एसीज, मे बी सम फ्रिज और समथिंग, उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें क्या पे करना पड़ता है? स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। दोनों में ये आपका डिफरेंस रहेगा। तीसरी चीज आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में समझनी है, क्योंकि ये सिविल लॉ है तो ये सिविल लॉ के साथ साथ जितने भी आपके थ्रू आउट सिविल लॉज हैं उसके ऊपर भी ये साथ के साथ साइमल्टेनियसली चलेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके टीपीए की, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है प्रिज्यूम, तो टीपीए के अंदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया है, बट एज सच इट हैज नॉट बीन डिफाइंड देयर, क्योंकि हमारे पास जनरल क्लॉजेस एक्ट है जहां पे हमने उसको डिफाइन करके रखा, राइट। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि जी ये जो है आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन करा। डिफाइन करने के बाद अगर मैं एक ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू बी पर्सन को, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो आपकी एक सेल डीड बनेगी ना। सेल डीड मींस एन अग्रीमेंट। अब उस अग्रीमेंट को आप रजिस्ट्रार के पास जरूर लेके जाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसके थ्रू आपका कहीं ना कहीं पे राइट या आपको टाइटल या इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड्स अभी समझाऊंगी। कहीं ना कहीं पे आपको या तो राइट मिलेगा या टाइटल मिल रहा है या इंटरेस्ट, कुछ एक चीज जरूर मिल रही है। अगर वो सारी चीज मिल रही है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कहीं पे लॉ ने ये प्रोवाइड कर दिया दैट इवन इफ देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर, दैट टू ऑफ अ लिमिटेड इंटरेस्ट, and that requires registration, so you must register that document. The main provision of this registration act is 49C। 17-18 तो है ही है, 49C की डायरेक्ट लिंकेज है सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। जो इन लोगों को एविडेंस पढ़ा रखा है उसमें ये समझाया हुआ है। होता क्या है बच्चे, मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इट्स इन राइटिंग, दैट्स अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। 91 section of the Indian Evidence Act कहता है, if the moment you say yes it is in writing, the court will stop you there and then and he will ask you to produce the same. But Registration Act इसके ऊपर एक और राइडर लगाता है, that if this document is in documentation form plus it was required to be registered, you did not get it registered,
91 तो कह देगा दे दो, बट 49 सी इसके ऊपर स्पेशल प्रोविजन बन के ऊपर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस। समझ में आ रहा है? तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर आपने कोई भी डीड जो कि 100 रुपए से ऊपर की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डेड थी, कहीं पे भी क्रैडल हो रहा था, क्रैडल का भी मीनिंग समझाऊंगी, क्रिएट, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विशिंग, सब आएगा। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा था तो हमें उसको रजिस्टर्ड डीड से करवाना चाहिए था। अगर वो रजिस्टर्ड डीड से हमने नहीं कराया, दैट मीन्स वो हमारे एविडेंस में एज इट इज एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। और अगर बच्चे एडमिसिबल ही नहीं हुआ, उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और अगर वैल्यू नहीं रही तो आपका केस जो है वो बहुत वीक पड़ जाता है। ठीक है? द पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट is to give notice to the world that now earlier the property was of A, after the registry the property belongs to B। समझ में आ रहा है? विद रिगार्ड टू द सेल डीड, सपोज करो आज तुमने और मैंने एक सेल डीड इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बनाई, मैं और तुम तो आज से ही जानते हैं कि तुम ऑनर बन जाओगे, मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं रहूंगी ऑनर, बट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड तब माना जाएगा जब वो रजिस्टर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है? सो रजिस्ट्रेशन एक्ट सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ एन एक्ट। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ने वाला है हमारा, इसमें मेन आपके सेक्शंस हैं जो हमने पढ़ने हैं, और उन्हीं मेन सेक्शंस पे आपको पीटी में, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। इंटरव्यू में कभी कभी जनरली वो जो पूछते हैं वो पूछते हैं आपके 53A टीपीए के साथ रेड विद 17(1)A, वो जरूर पूछते हैं इसके अंदर। ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ कुछ बेसिक चीजें जो हम समझें। पहले तो मुझे बताओ, आपको क्या डिफरेंस पता है? व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये जो आपकी ये बेंचेस हैं, ये चेयर्स हैं, आर दीज मूवेबल प्रॉपर्टी? Yes. Had it been embedded in the earth itself, then immovable? ठीक है. What about this projector, this camera? Immovable. This immovable. The moment you sever it, it becomes movable. Trees. Trees. If it is a standing timber growing crops and grass, then it is movable. ठीक है? Otherwise it is immovable. Likewise, your mango groves, apple groves, जितने भी सारे हैं, that are immovable. But if you are talking about the eucalyptus or the poplars, वो आप लगाते हो फॉर दी कल्टीवेशन कि हर 5 साल में उसकी सिवियरेंस होएगी। सो जब सिवियरेंस है वो क्या बन जाते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ये तो? सो एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड विद द अर्थ, एनी मशीनरी व्हिच इज सो अटैच्ड और एम्बेडेड विद द अर्थ, वो सब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? अब हम बात करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग। वन इज मूवेबल एंड अदर इज इमूवेबल। एज आई सेड, मूवेबल पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सोगा लगेगा और जीएसटी का लगेगा, इमूवेबल के साथ टीपीए प्लस स्टैम्प एक्ट लगेगा। अब आ जाती है बात काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कितने काइंड्स की हो सकती है? रजिस्ट्रेशन आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड अदर इज ऑप्शनल। मैंडेटरी जो 17 में प्रोवाइडेड है, ऑप्शनल जो 18 में प्रोवाइडेड है, लेकिन 18 में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे मैंडेटरी आती है। ठीक है? तो हमें वो भी उसका जो है वो चेक करना पड़ेगा। मेजर पर्पस, आप एक चीज समझना, एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलना कि क्या पर्पस हो सकता है एक डॉक्यूमेंट का रजिस्टर करा के, क्या वैलिड होगा, क्या चीज की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। सपोज मेरा डॉक्यूमेंट तो है ही है ना, ये राइटिंग में है डॉक्यूमेंट, और अगर मैंने इसको रजिस्टर करा लिया, इससे क्या चीज ज्यादा बेटर हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? एविडेंस हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा विच विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस एज इट इज एंड विच विल प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स कंसर्न। क्योंकि बच्चे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है और आपने पैसे भी दे दिए सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं पे दी अदर पार्टी इज गेटिंग द बेनिफिट, बट व्हाट अबाउट यू पीपल? यू आर लैगिंग एवरीवेयर ओनली बिकॉज द रजिस्ट्रेशन वाज नॉट डन। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान ये रखना,
that one who seeks equity must do equity, plus you should be vigilant about your rights. तो अगर आप विजिलेंट नहीं हो ना अपने राइट्स के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिसयूज किया जा सकता है। और बहुत ऐसे टेक्निकल एग्जाम्पल्स हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे भी करेंगे, उसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि मैम अच्छा इसको रजिस्टर भी कराना जरूरी होता है। आपकी रेंट डीड है 11 महीने की बनती है, बनाते हैं क्या वो 12 की? नहीं बनाते। तो क्यों? द रीजन इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसने रहना है जी 3 साल के लिए रहना है और आपको बेनिफिट लेने हैं इसका रेजिडेंस के, है ना। कई बार होता है बच्चों लोगों को एडमिशन्स के लिए, जैसे पीयू स्टूडेंट होंगे, अगर आप ये कह दो कि चंडीगढ़ वालों को 3% मोर मिलेगा, तो आप यहाँ पे आ जाओगे +1 +2 में, एंड देन आप यहाँ पे डीड रजिस्टर करा लोगे टेनेंसी की। नीट में ऐसा होता है, जो मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं उस समय वो क्या करते हैं कि जी आप ऐसा करो, हमने 3 साल रहना है, आप 3 साल की रजिस्टर्ड डीड बनाओ, सो दैट उससे क्या होता है कि टेनेंसी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है और वो 11 महीने से ऊपर है, तो आप उसको रजिस्टर कराओगे। व्हाई? बिकॉज राइट हैज बीन क्रिएटेड, इवन दो दैट राइट इज अ लिमिटेड राइट, पोजेसरी राइट, बट स्टिल दैट राइट हैज बीन क्रिएटेड। अब आज जब मैंने बोला राइट के ऊपर, rights can be classified into two. One is absolute rights and other is limited rights. क्या इसको मैं vested और contingent interest के साथ भी डील कर सकती हूँ? The answer is yes. Vested interest, contingent interest. Contingent interest means which is dependent upon the happening or non-happening of the event. Vested means which means immediately it has been vested in the person concerned. Property gets absolutely vested immediately. अब दोनों में समझने का डिफरेंस, जो राइट बोल रही हो ना बच्चे में, राइट एब्सोल्यूट कब होता है? जब हमने उसको इफ्स एंड बट्स के बिना एज इट इज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करो, गिफ्ट डीड करो, सेल डीड करो, आपकी चॉइस। लेकिन जब भी हमने बिना इफ्स एंड बट्स के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, जिसमें अपना राइट एक्सटिंग्विश करके दूसरे का राइट क्रिएट कर दिया, दैट इज नोन एज ट्रांसफर डीड हियर, एंड उसके हिसाब से वो राइट होगा एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, और क्योंकि बच्चे वो एब्सोल्यूट राइट को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी जिसको हमने दी, तो वो हमारा तब भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। Any absolute right which has been created in the property will always be called as the vested interest. यहां तक समझ में आ रहा है? पीछे किसी को कोई भी दिक्कत आए, किसी भी वर्ड में दिक्कत आए, प्लीज पूछ लो। इसके बाद आ जाओ लिमिटेड के ऊपर। आपने टीपीए में पढ़ा होगा, मैं टीपीए के एग्जांपल्स यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। ए ने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी बी को इन द फॉर्म ऑफ अ लाइफ एस्टेट। लाइफ एस्टेट का मतलब होता है कि जब तक बी जिंदा रहेगा, करती हूँ दलजीत रिपीट, जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक वो मेरी प्रॉपर्टी में एंजॉय करेगा। ठीक है, लाइफ एस्टेट है। लाइफ एस्टेट मींस लिमिटेड राइट है ना बच्चे, सिर्फ एंजॉयमेंट राइट दिया मैंने उसको, ऑनरशिप दी नहीं। और जूरिस में क्या कहते हैं? पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप, है ना, तो हमने वो नहीं किया। अब इस केस में क्या हुआ कि जी सपोज उसका लाइफ इंटरेस्ट हो गया क्रिएटेड, व्हिच इज अ कंटिजेंट इंटरेस्ट। नो इट इज नॉट, इट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग का ही नहीं ना, उसने तो क्रिएट कर दिया। है तो लिमिटेड इंटरेस्ट, बट लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेस्टेड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? मैंने अभी एब्सोल्यूट प्लस वेस्टेड दिया, अब मैं लिमिटेड प्लस वेस्टेड ही दे रही हूँ, कंटिजेंट नहीं कर रही। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ये दोबारा से समझ लो, मैंने बी को लाइफ एस्टेट के रूप में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि जब तक बी जिंदा रहेगा वो मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, विच मीन्स राइट तो वेस्टेड है लेकिन लिमिटेड राइट वेस्टेड है। क्लियर है? अब एक और चीज, डिपेंडिंग अपॉन द कंटिजेंसी। अगर मैं बात करूं कंटिजेंसी में, तो ए ने कहा बी को that I will give you 1,000 rupees provided you will marry C with our permission. With our permission. Although he married C, but without the permission. Without the permission. Partially it has been performed कि C से शादी हुई, but partially नहीं हुआ. Can he claim those 1,000 rupees? The answer is no. अब उसी चीज को इसके साथ ले आओ. Whether that was a contingent interest, dependent upon the happening that he has to take the permission and then he can get married with C. तब वो क्लेम कर सकता था, अब तो नहीं कर सकता। कंटिजेंट इंटरेस्ट वहीं पे एक्सटिंग्विश हो, जैसे एक्सटिंग्विश हुआ ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट क्लेम। ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है, दैट में बी एब्सोल्यूट,
that may also be limited. So rights can be absolute, rights can be limited, but there can be a contingency, there can be a vested interest also in case of limited right or limited estate. समझ में आ रहा है? अब एक और चीज ध्यान रखना बच्चे, हम जब भी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना तो हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना? टीपीए इज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी. ट्रांसफर मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर? Don't you think I can, if I say this way, whether it is more appropriate, creation of new interest? Is it a more opt kind of a meaning? Whenever there has been a creation of new interest, it is always in the form of transfer. Attonement बोलते हैं बच्चे में इसको. अटॉन कर दिया हमने, ATTORN. अटॉन क्या होता है? मतलब ट्रांसफर कर दिया. एक होता है एलिनिएशन, एलिनिएशन का भी सेम मीनिंग है, बट अटॉन कर दिया. टेनेंसी हैज बीन अटॉन्ड इन समवन्स फेवर. जब हम एस्टॉपल पढ़ते हैं तो हम अटॉनमेंट की बात करते हैं, जब 115 पढ़ते हैं. अटॉनमेंट का मतलब ये ट्रांसफर कर, ठीक है? तो अगर मैंने एक नया इंटरेस्ट क्रिएट किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि 100 रुपए से ऊपर की है, चाहे वो मैं ट्रांसफर डीड से करूं, सेल डीड से करूं, गिफ्ट डीड से करूं, किसी से भी करूं, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. अभी मैं बीच में से गिफ्ट हटा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. इवन गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन और नॉट, वो बात का बात है, बट अभी प्राइमा फेसाई समझाने के लिए सब कुछ इंक्लूड करो. अगर कोई लीज है, लीज समझते हो, वो अगर आपकी 1 साल की है, 11 महीने से ऊपर, तो डीड होगी. मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज डीड में जो रहन रखते हो आप चीजें, इट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 58 टीपीए कि आप उसको मॉर्गेज डीड को रजिस्टर कराओगे. ठीक है? रजिस्टर कराओगे, नहीं कराते हो तो डीड तो बना के रखोगे. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है, कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती. जैसे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, रेस्ट ऑफ द मॉर्गेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है? तो उसमें फर्क पड़ जाता है सारी चीजें, क्योंकि हमारे पास 5 तरीके की मॉर्गेजेस हैं आपकी. क्लियर है यहाँ तक? अब इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 2-3 चीजें और समझने वाली हैं. पहली चीज ये बच्चे कि हमारे यहाँ पे हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है सारी जगहों. देयर आर सब रजिस्ट्रार्स, देयर आर रजिस्ट्रार्स, देयर आर सर्टेन इंस्पेक्टर्स व्हिच आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो द बेसिक पर्पस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इज कि भाई प्रॉपर्टी चंडीगढ़ की है, तो मैं चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगी और कहूंगी कि जिसकी रजिस्ट्री के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करके मुझे टाइम बता देना. क्यों? क्योंकि बच्चे 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना पड़ता है. आज आपने बयाना दे दिया, बयाना देने के बाद आप कहते हो कि जी डीड वो बना लो, डीड बना लो अपनी. डीड बनाने के बाद जो पार्टी है, सपोज मैं हूं, मैं लेके जाऊंगी फिर रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, वहां के उनके ऑफिस में. ऑफिस में जब लेके जाऊंगी तो वहां पे जब मैं ये सारी चीजें करूंगी तो उनसे डेट डलवाऊंगी. जो ये डॉक्यूमेंट ले जाने का प्रोसेस है, दैट शुड बी विद इन 4 months. विद इन 4 months होना चाहिए. सपोज मैं 4 महीने में नहीं कर पाई तो वो कहते हैं एक्सटेंशन हो सकती है फर्दर 4 months की, लेकिन रीजनेबल कॉज, सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ेगा. ऐसे नहीं आप कर सकते कुछ. ठीक? हाँ, फाइन भी लगता है. फाइन तो 10% ऑफ द फीस उसके हिसाब से, बट देन दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट. ठीक है? अब जैसे हम वहां पे दे आए, देने के बाद वो एक डेट फिक्स करेंगे. डेट फिक्स करने के बाद वो आपको बुलाएंगे, दोनों पार्टीज को, प्लस 2-2 अटेस्टिंग विटनेसेस. दो अटेस्टिंग विटनेसेस के केस के अंदर जब वो बुलाएंगे आपको, तो आपने कैमरा में देख के वो सब कुछ होगा, दैट दिस वन पर्सन इज द ट्रांसफरर, देन नाउ ही इज द ट्रांसफरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये चीजें ऐसे चलेंगी और वो आपकी डीड को रजिस्टर कर देंगे. रजिस्टर जैसे ही वो डीड हो जाएगी, इट इज अ फुल प्रूफ, it is a full proof that this property has now got converted and has the right has been created into the other person. This is the procedure. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चे? पहले के टाइम पे लूपहोल्स ये थे कि the persons was they were not aware regarding the sale deed and the gift deed. अगर मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि गिफ्ट is made out of natural love and affection, there is no consideration required. बट उसके अंदर 10% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है एज पर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. सपोज करो मैंने गिफ्ट कर दिया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हें, उसकी 10% जो है वो गिफ्ट का देना पड़ेगा, और अगर आप वो दोगे तब जाके वो गिफ्ट होगा. विच मीन्स कहीं ना कहीं पे कंसिडरेशन तो आई गई इनडायरेक्टली कि तेरे को गिफ्ट चाहिए तो भाई 10 लाख रुपए दे दे, गिफ्ट ले ले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी.
तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होती है? ऐसा नहीं है कि गिफ्ट डीड ही एक सोल रह गया. इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इन टू द ट्रांसफर डीड. Transfer deed is one of the easiest and the very cheapest, inexpensive, I would say, remedy which is available. And that is a good remedy that is available. Transfer deed has the same result as the other deeds. Same value, same utility, सब कुछ same. बस फर्क इतना है बच्चे कि ट्रांसफर डीड में पैसा कम लगता है. ट्रांसफर डीड में अगर फीमेल के नाम पे तो और पैसा कम हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए वही कहते हैं कि ट्रांसफर डीड हो जाए. कई बार आपने सुना होगा, मे बी इन विलेजेस, आई डोंट नो, बट शायद, कि पहले जमीन होती थी सब भाइयों की इकट्ठी. देन देयर अकर्ड अ पार्टीशन. पार्टीशन में क्या हुआ, उनको एक जने को थोड़ी सी स्कैटर्ड मिल गई, दूसरे को मिल गई. वो चाहते हैं आपस में एक्सचेंज करना, चाहते हैं ना. अगर तो आप एक्सचेंज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. बट अब वो क्या करते थे कि एक्सचेंज करने से तो अच्छा है, क्योंकि ये जानी तो यंगर जनरेशन को ही है. इफ यू हैव योर सन्स, आई एम सेइंग, नॉट द डॉटर्स टिल नाउ. अगर सन्स, सॉरी, बट जो सन्स को देनी है, वो क्या करते थे कि चाचे ताए जो है वो आपस में भतीजों को दे दिया करते. बट देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ट्रांसफर डीड. समझ रहे हो? इस वे में भी ट्रांसफर डीड जो है वो आपकी बनती थी. अब सेल डीड है. सेल डीड में बच्चे सेल करानी है अपने प्रॉपर्टी, और हमें वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए करानी है. ट्रांसफर में तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन है ना ले रहे, आपस में एक्सचेंज टाइप हो रहा है, तो हो गया, पैसे तो है ही नहीं. लेकिन सेल में, हाँ जी, सेल डीड में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड. जब वो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, विच मीन्स कि ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेचना चाहती हूँ, आप लोग खरीदना चाहते हो. इसमें सबसे पहले तो आप मार्केट वैल्यू सर्टन कराओगे ना. मार्केट वैल्यू सर्टन होने के बाद आप देखोगे कि जी एक्चुअली में क्या वैल्यू है, मेरा क्या डिमांड है, नेगोशिएशंस होगी, तब बने. हमारा एक अग्रीमेंट बन गया. होता है ना बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. क्या है अग्रीमेंट, कौन सा इसमें से? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, विच इज एन अग्रीमेंट टू सेल. श्योर. देख लो हाल.
डू यू थिंक क्लास ओवर हो सकती है इतनी जल्दी? दलजीत क्या समझ नहीं आया था ये बताइए आप मुझे। आपके कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक? कोई भी डाउट्स नहीं है? इतने अच्छे बच्चे कैसे हो तुम, तुम्हारे डाउट्स क्यों नहीं आते? आगे आएगा अभी। सिर्फ टाइटल डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स का, सारी नहीं होती। हाँ, अंडरटेकिंग आती है एफिडेविट के साथ। मूवेबल इमूवेबल के बाद कुछ भी समझ नहीं आया बच्चे? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट का पूछ रही है क्या? अभी समझा देती हूँ साथ की साथ ही, अभी दोबारा रिपीट करूंगी तो समझा दूंगी। कहाँ थे हम, ये बताओ। सेल डीड पे थे हम? हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आज अग्रीमेंट बन गया आप लोगों को, ठीक है? एज पर द अग्रीमेंट हम लोगों ने आज ये डिसाइड कर लिया कि इतनी वैल्यू पे इतनी प्रॉपर्टी जो है हम सेल करेंगे। इस अग्रीमेंट को लेके जाओगे आप रजिस्ट्रार के पास, जो मैंने अभी प्रोसीजर समझाया, उसके बाद ये सेल डीड होगी। द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज अ कंसिडरेशन ओवर इट। उस सेल डीड को भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज बच्चे कि आपको एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना कि इन विच कैपेसिटी आर होल्डिंग द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर रजिस्टर ही नहीं कराई आपने सेल डीड, तो ऑनर तो मैं ही हूं ना अभी भी कागजात में। और अगर ऑनर मैं ही हूं तो मैं कहूंगी तुम लोग बैठे किस चीज पे हो? हु हैज गिवन यू द पोजेशन? आप कह रहे देखो जी सेल डीड बनी थी, वो सेल डीड रजिस्टर तो है नहीं। वो क्या कहते हैं कि एविडेंस एक्ट तो कहता दे दो जी, बट ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि नहीं, एडमिसिबल ही नहीं एविडेंस में। और जो चीज बच्चे एडमिसिबल ही नहीं एविडेंस में, हाउ कैन यू प्रूव इट? यू कैन नॉट प्रूव इट इवन इफ यू कॉल द विटनेसेस, दैट कैन बी फेक्ड। तो ऐसे केसेस के अंदर द पर्पस बिहाइंड रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइड द मोर ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस हु आर एंटरिंग इनटू द डॉक्यूमेंट्स। अब जो दिलजीत मैंने समझाया था वो था आपका एब्सोल्यूट और लिमिटेड इंटरेस्ट रेड विद वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट। जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो एब्सोल्यूटली वेस्ट कर जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यू माइट रिमेंबर सेक्शन 13 टीपीए। I, not I, A transfers the property to B in the form of a life estate, and then to B's son, who's an unborn child, absolutely. Whether this transfer as per TPA is valid? Yes, it is valid. And both the interests are absolute interest and the vested interest. First है तो limited, but vested है life estate के रूप में। दूसरा, if he is born alive, it gets vested। तो वो क्या डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकती है अनबॉर्न को? द आंसर इज नो। हमेशा पहले लाइफ एस्टेट फिर आगे। तो बच्चे जो लाइफ एस्टेट है वो लिमिटेड इंटरेस्ट है बट है वेस्टेड, और जो आपका एब्सोल्यूट बच्चे को जा रहा है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है प्लस वेस्टेड है। उसकी सिर्फ एंजॉयमेंट को पोस्टपोन हमने किया। जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है वो है डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर कोई भी चीज हो रही है या नहीं हो रही उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्लियर है ये? हाँ जी। It will not take more than 11 or 12 lectures to complete registration. Right? And I'll not be dealing with all the sections because that are not required. We'll be dealing all the important chunk and हाँ, आप लोगों को टास्क दिया जाएगा पढ़ने का फेयर एक्ट्स। तो अगर आप वो पढ़ पाओगे वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। चलो जी, अब आ जाओ आगे। फेयर एक्ट्स हैं सबके पास कि नहीं आज? चलो कोई ना, कल से ले आना। कल इन द सेंस फ्रॉम मंडे, नहीं नहीं, परसों आई एम अनअवेलेबल। परसों आई एम अनअवेलेबल, थर्सडे को आई एम नॉट अवेलेबल, कल छुट्टी है आपकी। सो आई विल बी कमिंग बैक ऑन मंडे। मंडे को आप लेके आइएगा पेरेंट्स, ठीक है? अब इसके अंदर दो तीन चीजें लिखनी शुरू कर दो। हाँ जी। बच्चे कुछ जगहों पे कंटिजेंसी लगती है, कुछ जगहों पे नहीं लगती।
because the child in the womb is considered to be alive. जनरल प्रिजम्पशन, अगर मैं हिंदू लॉ की भी लगाऊं और टीपी की भी लगाऊं, इसलिए हम कंटीजेंसी नहीं लगाते लार्जर सेंस में. ठीक है. There is one judgment which has come up for section 28 SRA read with section 37 CPC. So do make a reminder on your phones, or remind me also that whenever I'll be teaching 37 section CPC, आप उसके साथ 28 SRA को पढ़ाऊंगी. That's the latest judgment of the 10th September, and these are being frequently asked by the persons in the interview. हेतु लाइव लॉ पे है क्या एक्सेस आप लोगों का 28 सेक्शन के साथ? पार्टनरशिप नहीं है वो, एसआरए. एसआरए 28 उसका नहीं बोल रही मैं. एसआरए इन सेक्शन 37 सीपीसी की अच्छी जजमेंट आई है, एग्जीक्यूशन के दौरान की आई. बच्चे रजिस्ट्रेशन एक्ट नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेट. आपका फर्स्ट लेक्चर है आज दलजीत. तभी इतने प्यारे इनोसेंट से सवाल आ रहे हैं, है ना. और किस किस का आज फर्स्ट लेक्चर है? डरना नहीं है किसी भी चीज से, आराम से पूछते रहना जो भी पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ठीक है. एक तो आप दोनों के हो गए फर्स्ट लेक्चर, बाकी के तो नहीं है फर्स्ट. आशा आपका भी फर्स्ट है. आई थिंक सबका ही फर्स्ट है, ये तो नए नए नाम है. हरमन दिख रही है बस मुझे शायद पुरानी, बाकी सब नए. अच्छा देखो याद है रूबल को. अच्छा जी ठीक है जी, बढ़िया. अब मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे लॉ में पेपर हुए थे, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था कभी लाइफ में? किसने पढ़ा था? पढ़ा है, वो अभी पढ़ा है. और आपने? और आपने भी मैडम? क्या समझा था बच्चे उसमें? ऐसे ही जस्ट इंटरेक्शन. हाँ जी रूप, ये पढ़ा था तुमने वहां पे पूरा रजिस्ट्रेशन? फुल सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था ये? प्रॉपर सब्जेक्ट था रजिस्ट्रेशन का? कहाँ से किया तुमने? पीयू एफिलिएटेड? सेम ही था. तुम लोग तो वैसे ही कुछ नहीं करते वहां, तो 3 साल 5 साल वेस्ट करते हैं मुझे लगता था. बहुत मुश्किल है. कोई ना बच्चे, सब करेंगे. चलो लिखो, अब लिखना शुरू करो. रजिस्ट्रेशन के ऊपर लाइंस हैं, लिखनी शुरू करो. There are total 5 enactments. There are total 5 enactments for the registration law, for the registration law, such as Registration Act of 1864, such as Registration Act of 1864, 1866, 1871, 1877, and 1908. 1871, 1877,
1908. Next, the property can be divided into movable property. The property can be divided into movable property or an immovable property or an immovable property. In case of movable property, SOGA has to be taken into consideration. SOGA has to be taken into consideration, as well as the person who owns a movable property, has to pay the GST. Has to pay the GST. Next line. As far as the immovable property is concerned, as far as immovable property is concerned, TPA is the governing law. TPA is the governing law, and the person who purchases the immovable property pays the stamp duty. Pays the stamp duty. ये line लिखो. The issues regarding ownership. The issues regarding ownership or dispute regarding ownership or a dispute regarding ownership is more in immovable property. A dispute regarding ownership, issues regarding the ownership or dispute regarding the ownership is more in immovable property, is more in immovable property, which generally requires the proof of ownership, generally requires the proof of ownership, and therefore the transfer is required in the form of a legal proof, and there shall also be the maintenance of records. There shall also be the maintenance of records. ठीक है, आगे line लिखो, which is an important line. Document is a legal proof. Document is a legal proof of ownership, as well as the proof of transaction, as well as the proof of transaction. The document itself is required to be registered. The document itself is required to be registered and not the transaction. And not the transaction. Next line. The document has to be kept as a record. Document has to be kept as a record in office. In office. That's a government office. Brackets में लिख लेना government office. Brackets close. Created for that purpose.
created for that purpose. एक चीज बताओ मुझे, लीगल प्रूफ समझते हो, जिससे आप ये प्रूव कर सको कि ये मेरा राइट है, या ये प्रूव कर सको कि ये हमने लिया था, राइट? जब आप अपने फोन खरीदते हो, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ना, जब आप फोन खरीदते हो वो कोई इनवॉइस देते हैं आपको, बिल देते हैं आपको, whether that bill itself is a legal proof that the phone belongs to you. What about TV, फ्रिज, एसी, बिल आते हैं, सबके आते हैं ना? कोई भी चीज आप लेते हो मूवेबल प्रॉपर्टी में, उसके बिल्स आते हैं. बिल्स आर कंसिडर्ड टू बी द लीगल प्रूफ्स विद रिगार्ड टू मूवेबल प्रॉपर्टी. What about immovable property? Likewise, a sale deed, whether agreement itself is sufficient for a legal proof? No. Rather, the document which is registered is a legal proof. So what is more important? सेल डीड की जो ट्रांजैक्शन हुई बच्चे, कि ए ने बी को बोला मुझे ये देना है, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, वो ट्रांजैक्शन को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं. जिस चीज पे लिखा है वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ लीगल प्रूफ बनेगा आपका, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो. चाहे वो गिफ्ट डीड है, चाहे वो सेल डीड है, चाहे वो रिलिंक्विशमेंट डीड है, सरेंडर डीड है, रिलीज डीड है, कोई भी डीड क्यों ना हो जिसमें आप अपने राइट्स या तो लेते हो या आप गिव अप करते हो अपने राइट्स, वो आपको 100 रुपए से ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है. So legal proof of movable is the invoices, because registration is not compulsory. Legal proof for immovable property is the registered document itself, because it is required to be registered compulsorily. लिख लोगे ये दोनों चीजें कि ये भी लिखाऊं? लिख लोगे ना? इसमें लिख लेना, लीगल प्रूफ इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज द बिल, इनवॉइसेस, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. कोई ना देख लो, आराम से देख लो. कशिश, क्या नहीं समझ में आया? क्या रिपीट करूं? द डिक्टेशन पार्ट, इनवॉइस, INVOICE, पार्ट कहां से छूटा है बच्चे तेरा? as well as legal proof, and there shall be the maintenance of records. आगे लिखो, the document is a legal proof of ownership. The document is a legal proof of ownership as well as the proof of transaction. लिखवाया ना मैंने आप लोगों को भी? As well as the proof of transaction. This document is required to be registered, and not the transaction, and not the transactions. अब एक एग्जाम्पल, A, who's a donor, wants to gift to be the donee. ठीक है? Immovable property which he accepts. Acceptance आएगी ना बच्चे? ठीक है? Which he accepts. Gift deed is done. Gift deed है ये अभी, क्योंकि आपने क्या किया, पेज पे तो लिखा है गिफ्ट डीड है. इसको आपको एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है. एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? हो गया से 1 अक्टूबर 2024 को हमने गिफ्ट डीड बना ली. गिफ्ट डीड मेड एंड एग्जीक्यूटेड है, हो गई फर्स्ट कोई मेड एंड एग्जीक्यूटेड.
फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टिल 4 months आपको इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मीन्स उसको रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कहाँ लिखा है? अगर बैराक्स है तो निकालिए 23 सेक्शन, 23 सेक्शन। Dhoni will apply within 4 months to the registrar or the authority concerned from the date of execution. From the date of execution. Within 4 months. लिखा नहीं है 4, within 4 months. समझ में आया यहाँ तक? तो हम क्या रजिस्टर करा रहे हैं? डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन नहीं कि किसने कब क्या कैसे किया, वो नहीं रजिस्टर करा रहे, हम डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा रहे हैं। 23 सेक्शन देखो क्या कहता है। Read section 23. I'm coming within a minute.
एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमारी 1 अक्टूबर को ही है। 1 अक्टूबर से 4 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा हमें? हमें प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। किसको? रजिस्ट्रार को, ऑफिसर ऑथराइज को करनी पड़ेगी। 23 ये कहते हैं। अब इसके बाद बच्चे हम बाद में पढ़ेंगे कि जहां पे उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन दे रखी है, ठीक है, दैट विल डू डिस्कस लेटर, बिकॉज यहाँ पे अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। आगे आ जाओ। अब कुछ पॉइंट्स और लिखो। पहले लिखो पर्पस, मीन्स पॉइंटर्स जितने भी आज दे रही हूँ वो सब पॉइंटर्स हैं आपके, राइट? 1 2 3 4 लिखो आगे। रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ recording a document with a recognized officer and to safeguard its original copies. Next लिखो purpose. It is to provide a method of public registration of documents so as to give information to people public registration of documents so as to give information to people regarding legal rights and obligations arising or affecting a particular property and to perpetuate documents which may afterwards be of legal importance and also to prevent fraud. Moreover, the broad purpose of this act is to consolidate the law relating to registration and also provides the methods of registration. आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. May afterwards be of legal importance and also to prevent fraud. आगे वाला लिख लिया था सारा. This act is to consolidate the law relating to registration and also provides. आप लोगों ने नहीं लिखना. Moreover, the broad purpose of this act
The broad purpose of this act. पर्पस की फर्स्ट लाइन आशा आपके लिए है ये, is to provide a method of, आज तो स्पीड भी नहीं है मेरी, नहीं है ना, is to provide a method of public registration of documents. बाकी डालना है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखें प्लीज। स्टैम्प ड्यूटी इज कलेक्टेड, stamp duty is collected for the purpose of, for the purpose of recognizing right by the state, for the purpose of recognizing right by the state, whereas registration fee is charged, whereas registration fee is charged by the state to keep documents, by the state to keep documents in public records, in public records. Next लिखो, next point, a document executed outside India, a document executed outside India is not valid, is not valid unless it is registered in India, unless it is registered in India. सेम जब आओगे 4 months सेम। आप एक एक क्वेश्चन जिसके साथ मैं सेक्शंस लिखवाई जाऊंगी ताकि आपको पीटी के हिसाब से याद रहे। आइदर इफ यू वांट टू राइट इट दिस वे, सी दिस इज हाउ यू कैन राइट, लाइकवाइज दिस इज द क्वेश्चन और द सेंटेंस एंड देन यू कैन ड्रॉ इट एंड सेक्शंस लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। लिखो, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन sections for registration. Section 23, 23A, 25, sorry, 23, 23A, 24 and 26. 24 and 26. Next लिखो, place for registering documents, place for registering documents section लिखो 28, 29 और section 28 के साथ लिखो read with section 17 clauses A till E, clauses A till E and section 17 subsection 2. A till E, A से लेके E तक clauses and 17 का subsection 2. Next, the persons who can present the documents for registration. The persons who can present the documents for registration.
They are sections 32 and 33. 32 and 33. Next. Whether registrar keeps any book to record these transactions. Whether registrar keeps any book to record these transactions. The answer is yes. Books are 5. Book 1, 2, 3, 4, 5. Whether registrar keeps any book to record these transactions. Answer to it is yes. And mention all the 5 books. अब एक क्वेश्चन लिखो फिर इसका आंसर. Whether registrar has the power to refuse a registration. Whether registrar has the power to refuse registration. Yes, answer yes है इसका. Yes in following circumstances. ऐसे लिखोगे. Yes in following circumstances. Number 1. If the executants has no title to property. If the executants has no title to property. If the document is presented, second point, if the document is presented 4 months after its execution, 4 months after its execution, third, if the property is not situated, within his sub-district, Next, if the document is presented by minor, इसी में एक स्टार डाल के या कोई भी नोट डाल के अच्छे से लिख लो एक चीज. Registration cannot be refused. Registration cannot be refused on the ground of undervaluation of stamp duty. On the ground of undervaluation of stamp duty. यहाँ कहते हैं नहीं होता, होते जाता है प्रैक्टिस, रिफ्यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे. Is registration of will optional? Is registration of will optional? Explain the manner in which it may be presented for registration. इसका आंसर लिखो. The registration of will is optional. The registration of will is optional as per section 18 of the Registration Act. As per section 18 of the Registration Act. Next line. As per section 40, the testator or after his death, as per section 40, the testator and after his death any person claiming as executor under will,
claiming as executor under will may present the will for registration, may present the will for registration either to registrar or the sub-registrar, either to registrar or sub-registrar, and the registrar will enter the record, and the registrar will enter the record in book 5, in book 5. Testator may withdraw it by, may withdraw it by may withdraw it by applying for the same, applying for the same, and the registrar shall deliver it accordingly, and the registrar shall deliver it accordingly. Next लिखो question. That would be the last question for today. Right? लिखो. Whether registration of documents, whether registration of documents relates back to the date, relates back to the date of their execution. Very good. Yes. The answer is yes. इसमें लिखो as per section 47. As per section 47. इसमें दो cases हैं बच्चे, वो लिख लो बस. K.J. Nathan versus S.V. Maruti Rai. S.V. Maruti. वैसे तो मरुथी है ये, बट तुम्हें स्पेल के लिए इजी रहेगा. मरुथी राय, MARUTHI, मरुथी राय, RAI, 1965 सुप्रीम कोर्ट. इसमें लिखिए, the Supreme Court laid down, the Supreme Court laid down that as between two registered documents, as between two registered documents, the date of execution, the date of execution determines the priority, determines the priority, full stop, of the two registered documents, of the two registered documents executed by same persons, executed by same persons in respect of the same property, in respect of the same property, two different persons, two different persons at two different times, at two different times, the one which is executed first, the one which is executed first gets priority over the other, gets priority over the others, although the former deed, although the former deed, the former deed is registered subsequently, is registered subsequently
the later one. To the later one. नेक्स्ट केस एक लाइन वाला ही है, प्रॉमिस. गुरु बख्श सिंह, गुरु GURUBUX, गुरु बख्श सिंह वर्सेस करतार सिंह. 2002 सुप्रीम कोर्ट. देखिए जी. held that the document operates held that the document operates from the date of its execution. From the date of its execution. That's all for today. Okay. I'll be, although we have started with the registration, but please make sure that you bring your bare acts from